This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। जी बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोगों ने बच्चे शेप के क्वेश्चन सीक्वेंशियली डिस्कस किए हुए हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको शायद बताया था कि ये 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने वर्किंग की थी 2015 से रिलेटेड। फिर उसके बाद बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में 2016 की डिटेल वर्किंग समझी थी। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ ये लेक्चर शेयर भी किया हुआ है और उम्मीद करता हूं जो लोग क्लास नहीं ले पाए थे उन्होंने वो लेक्चर सुन लिया, क्योंकि आज सीक्वेंशियल वर्किंग है। एक दिन का गैप भी आ गया, कल क्लास हमारी नहीं हो पाई, तो आप लोगों को याद रखना है कि उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या वर्किंग की। बाहर कैफ जब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर रहा हूँ, जहां पे प्रॉब्लम आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको रेफर भी करवा दूंगा क्वेश्चन नंबर 13 को, क्योंकि हमारे पास वर्किंग सेफ है। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया था तो वो अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, अब वो सुन लीजिएगा। फिर उसके बाद इस लेक्चर को मैं दोबारा आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा, आप इसकी भी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है ना बच्चे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं बच्चे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्वेश्चन नंबर 14, कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 13 को रेफर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो साल था उससे अगले साल की बात करने लगे हैं यहाँ पे। The following information is relevant for the year ended 31st December 2017. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो इंफॉर्मेशन 31st दिसंबर 2017 से रेलिवेंट है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 12 में हमें रेलिवेंट था 2015, क्वेश्चन नंबर 14 अब हम कर रहे हैं 17, इसका मतलब 13 में 16 था। तो 2 साल की वर्किंग के बाद अब तीसरे साल की वर्किंग करने वाले। अब पहली फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन, interest payable or receivable. SHEP still has 25,000 8% convertible loan stock in issue and still retains its holding in debenture बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की रिक्वायरमेंट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखिएगा, ये आपके सामने रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट पेबल बी पॉइंट, यकम अप्रैल 1 अप्रैल 2016 को द कंपनी इशूड ₹25,000 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। कंपनी ने 25,000 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक इशू किए हुए। इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर और 30 मार्च को इस 8% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक पे। और ये अज्यूम कीजिएगा कि टैक्स रिलीफ इंटरेस्ट एक्सपेंस पे सिर्फ तभी दिया जाएगा जब इंटरेस्ट एक्चुअली पे कर दिया जाएगा।
ठीक है ना बच्चे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया। मैं वो आपके साथ वर्किंग अगेन शेयर करने वाला हूँ। ये वर्किंग है जो वर्किंग हम लोगों ने की थी, सुन लीजिएगा बच्चे। बच्चे ईयर यकम जनवरी 2016 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016 पे। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ये एंड ऑफ द ईयर। लोन स्टॉक कंपनी ने इशू किए हैं 1 अप्रैल 2016 को 25,000 के, और इस पे इंटरेस्ट रेट है 8%। 6 माह बाद 30 सितंबर 2016 को कंपनी ने, शेफ ने इस पे इंटरेस्ट पे करना है। तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट जो इंटरेस्ट की पे होगी, फर्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो 30 सितंबर 2016 को होगी, और सेकंड टाइम इंटरेस्ट की पेमेंट होगी 30 मार्च 2017। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि हर साल इंटरेस्ट की पेमेंट 30 सितंबर को और 30 मार्च को हुआ करेगी। अब 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2016 तक 6 मंथ्स हैं ये टोटल। 25,000 लोन स्टॉक इशू किया, 8% पर एनम रेट है, 6/12 ये पीरियड है। टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट 1,000 बन गई बच्चे। इस सिचुएशन में तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया और बैंक क्रेडिट कर दिया, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। अकाउंटिंग का एक्सपेंस भी 1,000 से था और टैक्स का एक्सपेंस भी, क्योंकि एक्चुअली पेमेंट भी हो रही है, टैक्स वाला पेमेंट बेसिस को मानता है। प्रॉब्लम क्या हुई कि अगली पेमेंट तो होनी है 30 मार्च 2017 को, बट हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2016 पे। 30 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक 3 महीने बनते हैं। जब हमारा ईयर एंड होगा हम इस डेट पे अक्रूवल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर देंगे। हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट कर दिया 500 से 500 से। टैक्स वाला कहता है मैं तो इसको नहीं मानता हूं, मैं तो खर्चा तभी मानूंगा जब आप इस खर्चे के बदले में पेमेंट कर लेंगे। जब पेमेंट होगी तब मैं एक्सपेंस अलाउ कर दूंगा, जब तक पेमेंट नहीं होती मैं एक्सपेंस अलाउ नहीं करने वाला। अब हुआ क्या, हमने कहा ओवरऑल एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,000 का ये है, 500 का ये है, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,500 का, और ये अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर है। टैक्स वाला नहीं मानता है, इनएडमिसिबल है, एड बैक कर देंगे, और हमने 2016 के क्वेश्चन में इसे एड बैक भी किया था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक सो दरमियान में डिस्टॉर्शन हो गई थी, आवाज नहीं मेरी आप लोगों तक डिलीवर हो पा रही। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टैक्स वाला कह रहा है जब पेमेंट करोगे तब मैं एक्सपेंस अलाउ कर दूंगा,
तो हमने तो एक्चुअली पेमेंट की 1000 रुपीज की। अब 1000 इंटरेस्ट पेड टैक्स एक्सपेंस है और टैक्स एक्सपेंस एडमिजिबल है, टैक्स वाला ये एक्सपेंस हमें अलाउ करेगा, और अकाउंटिंग एक्सपेंस इनएडमिजिबल है, वो हम एड बैक कर देंगे, टैक्स वाला इस एक्सपेंस को हमें अलाउ नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी बच्चे। अब वही एडजस्टमेंट नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हो रही है। कहा जितने लोन स्टॉक 25,000 के 8% है वो एज इट इज वैसे के वैसे इशू है, इनमें कोई चेंज नहीं आया। और उसी तरह से इंटरेस्ट पे हो रहा है 30 सितंबर और 30 मार्च को। इसी के साथ दूसरी एडजस्टमेंट भी देख लीजिएगा, सी एडजस्टमेंट, मैं वो भी समझा दूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे वापस आ जाऊंगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, यकम अप्रैल शेप परचेज डिबेंचर्स हैविंग अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹4,000। 1 अप्रैल शेप ने डिबेंचर्स परचेज किए, शेप की इन्वेस्टमेंट है 4,000 की। इंटरेस्ट 15% पर एनम इज रिसीवेबल। इंटरेस्ट क्या है? 15% पर एनम है, और रिसीव कब होना है? 30 सितंबर और 30 मार्च को। आपने अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट इनकम तब टैक्स होगी, तब इस पे टैक्स पे करना है जब एक्चुअली आपको ये अमाउंट, ये पैसे रिसीव हो जाए। अब इसके लिए भी मैंने वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूं, ये देखिए। अगेन उसी तरह से यकम जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक, ये हमारा पूरा साल है। डिबेंचर खरीदे हैं कंपनी ने, शेफ ने 4,000 रुपए के 15% के हिसाब से यकम अप्रैल 2016 को, और इंटरेस्ट शेफ को रिसीव होना है 30 सितंबर 2016 को, और दूसरी अमाउंट रिसीव होनी है 30 मार्च 2017। साल में 2 दफा रिसीव होना होता है। यकम अप्रैल के बाद पहली पेमेंट शेफ को रिसीव हो रही है 30 सितंबर 2016 को। 4,000 रुपए के डिबेंचर्स खरीदे, 15% डिबेंचर का रेट है और ये पर एनम है। हमने जितने पीरियड का इंटरेस्ट इनकम बन रही थी उतने पीरियड की इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की, 300 अमाउंट बनी। ये 6 माह का। शेफ ने एंट्री क्या पोस्ट की? बैंक को डेबिट किया 300 से, इंक्रीज इन एसेट, और इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज इन इनकम 300 से। इसी तरह से 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक 3 माह का पीरियड बनता है। पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है शेफ को, रिसीव तो होनी है 30 मार्च 2017 को, 3 माह बाद रिपोर्टिंग डेट से। इस डेट पे अक्रूवल रिकॉर्ड हो रही है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या? इंटरेस्ट रिसीवेबल 150 से डेबिट और इंटरेस्ट इनकम 150 से क्रेडिट। इसका एनालिसिस क्या है? इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब हमने इसका एनालिसिस किया। शेफ की टोटल इंटरेस्ट इनकम है 450 से, 300 प्लस 150, 300 ये इनकम है ना क्रेडिट साइड, चले इसको ऐड कीजिएगा। 300 प्लस 150, टोटल इनकम 450। अकाउंटिंग इनकम है, बट एक्चुअली पैसे रिसीव कितने हुए हैं? सिर्फ 300, बाकी 150 तो रिसीवेबल है। टैक्स वाला रिसीवेबल को नहीं मानता, टैक्स वाला कहता है जब एक्चुअली ये इनकम रिसीव हो जाए तब मैं इस पे आपसे टैक्स ले लूंगा। तो एक्चुअली रिसीव तो सिर्फ 300 की हुई है, तो टैक्स वाले के लिहाज से ये टैक्सेबल इनकम सिर्फ 300 की है, और अकाउंटिंग के लिहाज से ये इनकम 450 की है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में 450 की इनकम अकाउंटेंट ने ऐड की हुई है, हम इसे डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और 300 की इनकम जो टैक्स के पर्सपेक्टिव से टैक्सेबल इनकम है, इसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे टैक्सेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए।
और हमने बिल्कुल वैसा ही किया था, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। टैक्स की कंप्यूटेशन हमने अबव की हुई है, ये देखिएगा। पहली बात, इंटरेस्ट एक्सपेंस 1500 से एड बैक किया इनएडमिसिबल, और एक्चुअली शेफ ने जितना इंटरेस्ट पे किया हुआ था 1000 का, वो हमारे लिए एडमिसिबल एक्सपेंस बन गया शेफ के लिहाज से। अच्छा जी, इनकम, अकाउंटिंग की इनकम अकाउंटिंग प्रॉफिट में 450 से ऐड हुई थी, 450 से माइनस कर दी, और टैक्स के पर्सपेक्टिव से शेफ की जो इनकम बन रही है वो टैक्सेबल इनकम 300 बन रही है, वो ऐड कर दी। तो ये एडजस्टमेंट बचे, इसी तरह से हमने इनकॉर्पोरेट की। अब 14 क्वेश्चन में क्या कहा डिबेंचर्स जो 1 अप्रैल को इशू हुए थे वो वैसे के वैसे ही है, वही रेट है, कोई चेंज नहीं आया। और जो डिबेंचर्स शेफ ने खरीदे थे 4000 रुपीज के, वो भी बिल्कुल उसी तरह से स्टिल इशू है, उनमें कोई चेंज नहीं। तो पहली रिक्वायरमेंट, ए रिक्वायरमेंट तो हमने पढ़ डाली। अब आते हैं बी रिक्वायरमेंट की तरफ। प्रोविजन फॉर वारंटी। साल के दौरान शेफ हैड पेड ₹500 इन वारंटी क्लेम्स। शेफ ने 500 का वारंटी क्लेम पे किया ड्यूरिंग द ईयर, और फर्दर प्रोविजन रिकॉर्ड किया 2000 के अकाउंट बनेगा बच्चे। ओपनिंग बैलेंस, ड्यूरिंग द ईयर वारंटी एक्सपेंस, और जो पेमेंट हो गई रिमेनिंग क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो डेफर्ड टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए। इसके लिए रूल मैंने आपको बताया था, वारंटी एक्सपेंस की प्रोविजन टैक्स वाला अलाउ नहीं करता, इनएडमिसिबल एक्सपेंस ऐड करेंगे। एक्चुअली वारंटी जितनी ड्यूरिंग द ईयर पे हो गई, एडमिसिबल एक्सपेंस डिडक्ट करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसकी टैक्स बेस 0 होगी, आपको याद होगा। सर जी बच्चे। सर जो एक्सपायरी वारंटी होती है उसके भी कॉन्सेप्ट हमने बताया था, वो उससे आप बता दें। समीउल्लाह, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिटेल डिस्कस करूंगा कल या परसों, मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देना टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, इन दोनों में से किसी एक दिन वो क्वेश्चन डिटेल सॉल्व करवाऊंगा, वो क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अभी इस टाइम पे हम उसको नहीं डिस्कस कर, माइंड ना कीजिएगा, वो क्वेश्चन करवाऊंगा, जब ओके तक सर। वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला, वो कंफ्यूजन रहने वाली है। तो बजाय इसके कि हम उस पर टाइम लगाएं, उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, जब मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। अब ये डेवलपमेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप अगर देखें तो ये IAS 38 का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले कि ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड समझ लीजिएगा, फिर मैं इसका रूल भी लिखूं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 that is related to intangible assets, those assets which don't have physical existence, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को एक्वायर किया जा सकता है 5 डिफरेंट वेज से। फर्स्ट वे कि इसको परचेज कर लिया जाए, दूसरा तरीका यह है कि इसे इंटरनली जनरेट किया जाए, थर्ड वन वे बचे परचेज इंटरनली जनरेटेड के बाद, थर्ड वे ये है कि एक एसेट को दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए। फोर्थ वन ये होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट में प्रोवाइड कर दे। फिफ्थ वन होता है बिजनेस के थ्रू एक्विजिशन हो जाना, जिसे हम कंसोलिडेशन में डिस्कस किया करते थे। हमारा आज जो डिस्कशन हम लोग करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। क्या करना चाह रहे हैं? इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। हम खुद से बनाना, इसकी फेजेस होती हैं डिफरेंट।
इसकी 3 फेजेस हैं। पहली फेज कहलाती है रिसर्च फेज, दूसरी फेज कहलाती है बच्चे डेवलपमेंट फेज, और जब ये डेवलप हो जाता है तो फिर कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, कमर्शियल ऑपरेशन में यूज होना शुरू हो जाता है। IAS 38 कहता है कि जब तक रिसर्च फेज है तब तक आपने जितने भी आपने कॉस्ट इंकर की, आपने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बनाना है। जब डेवलपमेंट फेज शुरू हो जाए तो आप जितनी भी कॉस्ट इंकर करेंगे वो कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि जी पता कैसे चलेगा रिसर्च फेज कब शुरू हो रही है, डेवलपमेंट कब शुरू हो रही है? जब ये टॉपिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तब हमें ये बात समझ में आ जाएगी। अभी हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए मैं वो आपको बता रहा हूं। कैपिटलाइज का मतलब क्या है? हम इसे अपना एसेट बनाएंगे, उस एसेट की कॉस्ट में शामिल करें, डेवलपमेंट होगी उसकी। अब ये बात समझनी, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। इसके बाद जब ये कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस पे स्टार्ट कर देंगे अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन का वही कॉन्सेप्ट, यूजफुल लाइफ होगी और डेज ऑफ पीरियड के हिसाब से हम इस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। अगर पूरे साल भर हमने इस्तेमाल नहीं किया, जितने पीरियड के लिए, जितने मंथ के लिए या जितने डेज के लिए इस्तेमाल होगा, उतने डेज के हिसाब से इस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। ठीक हो गया? ये कॉन्सेप्ट तो है IAS 38 का। टैक्स वाला जिस कॉन्सेप्ट को एग्री करेगा वो खुद बता देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देने लगा। कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर हमें ये कह देता है कि टैक्स वाला कह रहा है कि मैं आपकी रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज में कोई फर्क नहीं समझ रहा हूं, मेरे मुताबिक रिसर्च और डेवलपमेंट फेज एक ही फेज है, आप एसेट बना लो। हमने कहा ठीक है बना लिया, तो कहता है जितनी भी कॉस्ट है 5 सालों पे अमोर्टाइज कर लो। अब तो कोई मसला ही नहीं है, वो रिसर्च कॉस्ट को नहीं मान रहा, हम एड बैक कर देंगे क्योंकि अकाउंटिंग वाले ने तो उसे खर्चा बनाया होगा। वो कह रहा है मैं खर्चा नहीं बनाने दूंगा, एसेट बनाओ आज। तो हम इस रिसर्च कॉस्ट को एड बैक कर देंगे, और उसके बाद जितनी अमाउंट अमोर्टाइजेशन जिस पीरियड की जिस तरह से वो हमें एग्जामिनर बता देगा, उसके अकॉर्डिंगली टैक्स अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर देंगे। वो टैक्स के उसूल आपने पढ़े हुए हैं कि अगर नहीं बताएगा तो मैक्सिमम इसकी लाइफ 25 साल आपने कंसीडर करनी है, 20 साल करनी है। वो उसूल आपको आते हैं सारे के सारे, लेकिन वो आपका पेपर यहाँ पे रिपोर्टिंग का पेपर है, टैक्स का पेपर नहीं है। वो आपको हर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में खुद बताएगा। ठीक है? तो अकाउंटिंग का रूल ये है, ये तो हम पढ़ेंगे। तो अब जब पढ़ने के बाद आप डेफर टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जितना हमें डेफर टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, उतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई है। टैक्स की ट्रीटमेंट जो भी होगी एग्जामिनर खुद बताएगा क्वेश्चन। तो अब ये एडजस्टमेंट में बच्चे आपके साथ अब पढ़ने वाला। अब गौर से सुनो। During 2017, SHEP has capitalized development expenditure 17800। अब मेरी बात समझ आ गई आपको? 17800 का उसने क्या बनाया? एसेट बना दिया। In accordance with the provision of IAS 38 के मुताबिक, assume that tax relief on this expenditure is taken in full in the period in which it is incurred। वो कहता है आपने एसेट नहीं बनाना। देखिए इस स्टेटमेंट में वो खुद क्या कह गया, कहता है आपने इसको एसेट नहीं बनाना, जितना खर्चा हुआ सारे का सारा ही एक्सपेंस कर डालो। तो हम क्या कर देंगे, टैक्स के लिहाज से ये टैक्सेबल एक्सपेंस बन जाएगा, हमारा टैक्स एक्सपेंडिचर बन गया, एडमिजिबल एक्सपेंस बन गया, हम इसे लेस कर देंगे। सही हो गया? और जो टैक्स अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन होगी
वो उसे ऐड बैक कर देंगे। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन के बारे में उसने कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो हमें जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। सही है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी मैं सॉल्यूशन करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे फर्दर इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है 175,000, डेप्रीसिएशन 18,500, टैक्स अलाउएबल डेप्रीसिएशन है 24,700। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, शेफ ने लार्ज ऑफिस पार्टी ड्यूरिंग 2017 सेलिब्रेट अ सक्सेसफुल फर्स्ट 2 years ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पहले 2 साल बहुत अच्छे रहे, उसके लिए पार्टी अरेंज कर दी और पार्टी में खर्चा कितने का कर दिया? 20,000 रुपए का खर्चा कर दिया। Assume that this expenditure, आप ये इस सवाल को सॉल्व करते assumption ये लेंगे कि ये एक्सपेंडिचर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। अब मुझे आपने ये बताना इसका मतलब क्या? परमानेंट डिफरेंस। अफसर ने पहले बताया, बिल्कुल ठीक, ऐड बैक करेंगे, परमानेंट डिफरेंस है, वो कभी भी नहीं मानेगा। सही हो गया जी बच्चे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल ठीक शेराज साहब। और टैक्स इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30%। रिक्वायरमेंट पहली क्या है? आपने करंट टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है। जी बच्चे क्वेश्चन 14 में आपके सामने सॉल्व करने वाला। बिल्कुल ठीक हो गया जी, अब बच्चे बिल्कुल सही कहा आपने, टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन भी बनेगी। लेकिन रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको जैसे मैं आपको देता हूं कि हम टैक्स की कंप्यूटेशन कर लेते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स का रेट अप्लाई करेंगे। अगर तो वो एग्री ना किया तो फिर हम कहेंगे हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। वैसे आपको पता चल गया, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन लाजमी बनेगी इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल सही, मार्वलस। अच्छा बच्चे रिक्वायरमेंट ए, करंट टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है बच्चा। जहां पे बच्चे आपको प्रॉब्लम हो आपने मेरे से सवाल पूछ लेना। बच्चा सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन बच्चे हमारे पास है रुपीज में, इसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं। कितनी है बच्चे? 175,000 की फिगर। ऐसा ही है जी बच्चे? जी बच्चे। अच्छा बच्चे ऐड करना है आपने इन एडमिजिबल एक्सपेंस को, और बच्चे लेस करना है, माइनस करना है आपने एडमिजिबल एक्सपेंसेस। पहले एक सिंपल सी वर्किंग गिवन है वो कर लेते हैं। अब मुझे बताइएगा डेप्रीसिएशन चार्ज, ये अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है ना, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन टैक्स वाले के लिहाज से इनएडमिजिबल, ऐड बैक कर देंगे। आपको रूल याद है, मैंने लिखवाया भी हुआ है आपको। अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन इनएडमिजिबल, ऐड बैक करेंगे। टैक्स डेप्रीसिएशन अलाउएबल, डिडक्ट कर देंगे। याद है ना ये बातें? जी बच्चे। तो बच्चे सबसे पहले अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग की डेप्रीसिएशन की अमाउंट कितनी गिवन है बच्चे? 18,500। क्या फिगर है? 18,500। अच्छा बच्चे टैक्स की डेप्रीसिएशन 24,700। टैक्स की डेप्रीसिएशन जी 24,500। ये बच्चे हमने लेस कर, अच्छा 24,700, गलती हो गई जी मेरे से, 24,700। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे अब वन बाय सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वही तरतीब हम फॉलो कर लेते हैं। ए से इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप लोगों की तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। ये कॉन्सेप्ट तब समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। टाइम हमारा लग जाए, एक क्वेश्चन हो जाए सॉल्व, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इस जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, हमें दिक्कत ना हो। बच्चे याद कीजिएगा
हमने पहली वर्किंग की थी 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक, और आपको याद होगा 30 सितंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक शेप के लिए इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट 500 से रिकॉर्ड थी। याद है ना आपको ये बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे, 30 मार्च 2017 3 माह का इंटरेस्ट एक्रू हुआ 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। फिगर बता दीजिएगा, टोटल फिगर क्या बन देगा बच्चे? 1000। अच्छा 500 थी, ठीक है, गलती हो गई जी मेरे से, 500 सही क्या, 500। अच्छा अब ये टोटल इंटरेस्ट की फिगर है बच्चे 5000 प्लस 5000, टोटल 6 माह की फिगर बन गई 1000 रुपीज। अब इस डेट पे पेमेंट भी करनी है शेफ ने। इस डेट पे शेफ क्या एंट्री पोस्ट करेगा? 2 एंट्रीज पोस्ट करेगा। मैं सेपरेट एंट्रीज पोस्ट करके बता देता हूं। 2 एंट्रीज पोस्ट करेगा। पहली एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस 500 से और इंटरेस्ट पेएबल 500 से। एनालिसिस क्या हुआ? एक्सपेंस 500 से बढ़ गया, लायबिलिटी भी 500 से बढ़ गई, और इसी दिन पेमेंट भी हो रही है। और पेमेंट के टाइम पे एंट्री क्या हो रही है? इंटरेस्ट पेएबल 1000 डेबिट और बैंक 1000 से क्रेडिट। एनालिसिस क्या हुआ? डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी और साथ ही साथ डिक्रीज इन एसेट। ये भी हो गया बच्चे। अच्छा बच्चे नेक्स्ट 30 सितंबर 2017 6 माह गुजर गए। इस 6 माह की भी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। बच्चे मुझे बता रहे थे, मैंने यहाँ पे नीचे तो ठीक कर लिया था, ऊपर ठीक नहीं किया था। बच्चे मुझे कह रहे थे सर ये 3/12 करें, यहाँ पे 3/12 इस वजह से करें क्योंकि ये इस डेट से इस डेट तक 3 माह बनते जी। नीचे मैंने फिगर ठीक कर ली, ऊपर नहीं की, मैं माजरत खाऊं। अच्छा बच्चे ये फिगर आपकी यहाँ पे शेप के मुताबिक कितनी फिगर बनी? 1000। अब शेप इस 6 माह की क्या एंट्री पोस्ट करेगा? वो पेमेंट भी कर रहा है इसी डेट पे, तो वो एंट्री पोस्ट करेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस 1000 से डेबिट और बैंक 1000 से क्रेडिट। ये भी हो गई बच्चे। एनालिसिस क्या हुआ? खर्चा भी बढ़ गया, साथ ही साथ बच्चे एसेट भी कम हो गया। अब इसके बाद फिर ईयर एंड आ गया। पेमेंट तो अगली 30 मार्च 2018 को होनी है, लेकिन ये रिपोर्टिंग डेट है। 3 माह के इंटरेस्ट को एक्रू करना है, वो 500 फिगर बन जाएगी। वो आपको पता है कैलकुलेशन की हुई है शेप के लिए। किस डेट पे बच्चे? 31 दिसंबर 2017 को। इस दिन शेप अपनी बुक्स में क्या एंट्री पोस्ट करेगा? एंट्री पोस्ट करेगा बच्चे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट? 500 और बच्चे 500। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अब एनालिसिस, एक्सपेंस भी बढ़ गया, साथ ही साथ लायबिलिटी भी बढ़ गई। मुझे बताइएगा, ये मैंने 3 एंट्रीज डिफरेंट पीरियड में पोस्ट की, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को? फर्स्ट वन एंट्री बच्चे मैंने पोस्ट की है 30
मार्च 2017, सेकेंड 30th सितंबर 2017, फिर 31st दिसंबर 2017। यहां तक बच्चे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मैंने आपसे कैलकुलेशन करवानी है। सर ये आपने क्वेश्चन नंबर 13 का भी साथ मिला दिया है। 13 का साथ इस वजह से मिलाया क्योंकि ये पॉइंट ही 13 का है, जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ समझाते हुए कि हमने ये एंट्री वहां पे पोस्ट की हुई है 500 की। अब करंट ईयर 2017 के लिए याद रखिएगा, 17 के लिए एक एक्सपेंस की अमाउंट की फिगर है 500, एक है बच्चे 1000 और दूसरी फिगर है बच्चे 500। तो मेरा अब आपसे सवाल है कि अकाउंटिंग का टोटल करके बताइएगा, अकाउंटिंग एक्सपेंस टोटल कितना बना, 2000। वो मैं भी आपके सामने लिखने वाला हूं। देखिए 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 मार्च 2017 तक 500 3 माह का है। फिर उसके बाद बचे 1 अप्रैल 2017 से लेकर 30 सितंबर 2017 तक 1000। उसके बाद बचे अगला 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक, वो भी बचे 500 का। तो टोटल अकाउंटिंग का एक्सपेंस 2000 रुपीज का। किसी बच्चे को इस एक्सपेंस में कोई कंफ्यूजन, इसकी मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज भी पोस्ट की हैं, साथ साथ समझाता भी गया हूं आप लोगों को। अब बचे टैक्स का एक्सपेंस, वो आपने मुझे बताना है। टैक्स वाला जब पेमेंट होती है तब एक्सपेंस कंसीडर करता है, टैक्स वाले के लिए पेमेंट की डेट बस आपने मेंशन करनी है। वो 30th मार्च लिख रहे हैं, हम 30th मार्च ही लिख देते हैं। 30th नहीं समीउल्लाह, यही तो कंफ्यूजन है यहाँ पे। देखे 2 पेमेंट्स हुई हैं पूरे साल भर में, पहली पेमेंट हो रही है 30 मार्च 2017 को। पेमेंट कितनी अमाउंट की हो रही है, पूरी की पूरी 1000 रुपए की। तो ये देखिएगा 30 मार्च 2017 को 1000 रुपए की पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद अगली पेमेंट हो गई 30 सितंबर 2017 को, वो भी 1000 रुपए की हो गई। अब टैक्स वाले के लिहाज से टैक्स का एक्सपेंस भी पूरे 2000 रुपए का बन गया है। ये था इसका टेक्निकल पॉइंट। दोबारा नेट सुन ले इफेक्ट मेरी खत्म। बात गौर से। जी खत्म हो गया ये डिफरेंस, लेकिन वो 500 का डिफरेंस अभी भी स्टिल है, आप वो परेशान ना हो, अभी भी है। बच्चे मेरी बात सुनिएगा, 30 मार्च 2017 को एक्चुअली पेमेंट 1000 रुपए की नहीं हो रही, आपने एंट्री भी पोस्ट की हुई है, ये देखिएगा। बैंक में कितने पैसे गए, बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं, शेफ के बैंक से कितने पैसे, 1000 रुपीज। इसी तरह से बच्चे 30 सितंबर 2017 को बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट हुई, 1000। तो 1000 की 30 मार्च, 1000 की बचे 30 सितंबर, 2 पेमेंट्स हो रही हैं। टोटल टैक्स के लिहाज से एक्सपेंस कितने का बन रहा है बच्चे, 2000। अकाउंटिंग के लिहाज से एक्सपेंस भी कितने का बचे, 2000। अच्छा बच्चे, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, पहले ये एडजस्टमेंट समझ लीजिए। अगर आप ये एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख दे। अकाउंटिंग के लिहाज से ये अकाउंटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितने से बचे अकाउंटिंग एक्सपेंस, 2000 रुपीज से एड बैक हो गया। और इसी तरह से बचे टैक्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस। आप नहीं भी लिखना चाहते तो जरूरत नहीं है, आपको नोट देना पड़ेगा यहाँ पे कि अकाउंटिंग का और टैक्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम अमाउंट का है, इस वजह से बच्चे ये अमाउंट हमने नहीं लिखी। ठीक है, देखो बच्चे आप लोग ना चीजों को कंफ्यूज ना करो, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम यही थी। अब मेरी बात सुनिएगा, इंटरेस्ट पेएबल के लिहाज से ये मैं आपके सामने लेजर भी बना रहा हूं, ये लेजर। अब शायद बात ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
आप मुझे बताइएगा 1 जनवरी 2017 को इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितनी अमाउंट का है, बता दें मुझे। ये आपके सामने है 500 का है सर। बिल्कुल ठीक है। अब सब लोगों को समझ में आई 500 का बैलेंस है। सब लोग मुझे बताएं, सबको पता है ये कितना बैलेंस है? 500। मुजम्मिल साहब आपको भी बात समझ में आई है, बैलेंस कितनी अमाउंट का है? 500 का। अली शेर आपको, नूर अफजा, समीउल्लाह, शानजे, शिराज, तहजीब साहब, तैयब, हर बच्चा जिसका मैं नाम नहीं भी ले पाया हूं, जरशा जी, बच्चे सब लोगों को बच्चे क्लियर है? 1 जनवरी 2017 को ओपनिंग बैलेंस कितनी अमाउंट का है? बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर आप ये मुझे साथ साथ रिस्पॉन्स देंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और इंशाल्लाह कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 500 का। मुझे बताइएगा बच्चे 30 मार्च 2017 को फर्दर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का बच्चे राइज हुआ? ये आपके सामने मैंने पूरी 1000 का सर। फर्दर एक्सपेंस 30 मार्च 2017 को कितनी अमाउंट का हुआ? 1000 का। शाबाश, सही, बिल्कुल सही है फाक साहब, तहजीब साहब, बाकी लोगों को भी पता चल गया। 31 दिसंबर 2016 से 30 मार्च 2017 तक, हफ्सा बच्चे 30 मार्च 2017 तक 3 माह का इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये। कितनी कितनी अमाउंट है? 500। बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे बताएं क्या इसी दिन पेमेंट नहीं हो रही? 30 मार्च 2017 को बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही। कितनी अमाउंट की पेमेंट हो रही है? 1000 रुपए की। ये देखिएगा, ये आपके सामने एंट्री भी पोस्ट की हुई है मैंने, और ये देखिएगा 30 मार्च 2017 को पेमेंट भी हो रही है जी। अब बात क्लियर हो गई आप लोगों को? 3 माह का 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट, 30 मार्च तक का वो भी 3 माह का इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट जमा हो गए और इंटरेस्ट की पेमेंट शेप ने कर दी, जिससे उसने डिबेंचर, जिसको उसने डिबेंचर इशू किए हुए थे, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक इशू किए हुए थे। अच्छा शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। इसके बाद पूरे 6 माह गुजर गए। 30 सितंबर 2017, बच्चे मुझे फिगर बताइएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर कितनी बन गई है? सर 500। 1000 समीउल्लाह, 1000 देखे ना, यहाँ पे फिगर कैसे बनी? 25,000, 8% into 3 divided by 12। ये फिगर बचे 25,000 into 8% into 6 divided by 12। अच्छा, अब इसी दिन पेमेंट भी हो रही है। 30 सितंबर 2017 को बैंक के थ्रू शेप पेमेंट भी कर रहा है। कितनी अमाउंट की? 1000 की। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब नेक्स्ट 30 सितंबर से ऑनवर्ड 31 दिसंबर 2017 तक इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 3 माह की अमाउंट फिर दोबारा से कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। 25,000 उसका 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 500। अब पेमेंट नहीं हो रही क्योंकि ये तो पेमेंट होनी है अगले साल मार्च में जाके। अब यहां पे इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देना आपने 31 दिसंबर 2017 को जी। शाबाश, कैरी डाउन फिगर आपने मुझे बता दी है 500 के। बात समझ आ गई है? अब ये आपके सामने लेजर बना हुआ है सारा, इन टैक्स वाला पेमेंट बेसिस पे एग्री करता है, तो आपने देखना है कि पूरे साल भर में जितनी पेमेंट हुई है वो टैक्स के लिहाज से टैक्स एक्सपेंस बन गया, और अकाउंटिंग के लिहाज से जो एक्रूअल एक्सपेंस है, जो ड्यूरिंग द ईयर एक्रू हुआ, ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग बैलेंस नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंस तो पिछले साल हमने बना लिया अकाउंटिंग में,
जो ड्यूरिंग द ईयर अक्रूवल हुई है वो एक्सपेंस अकाउंटिंग का एक्सपेंस है। तो अब मुझे बताइएगा अकाउंटिंग का एक्सपेंस और टैक्स का एक्सपेंस क्या मैच नहीं कर रहा? ये ऊपर मैंने डेट्स के साथ लिखा हुआ है। अब बात समझ में आई है? ये बेसिकली लेजर्स की फिगर ही तो है। जी अब आप लोगों को बात समझ में आएगी? मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा टेक्निकल पॉइंट ही ये है, और कोई नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल पॉइंट। सब लोगों को क्लियर हुआ है? चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। जहां पे प्रॉब्लम फील हो आप लोगों को, आपने मुझे उसी वक्त बता देना है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ताकि उसको हम पहले समझ लें, फिर बाकी क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व करें। ठीक है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब इसके लिए आपको जरूरत नहीं है ये एडजस्टमेंट करने की कि अकाउंटिंग एक्सपेंस ऐड करें और टैक्स एक्सपेंस लेस करें, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम अमाउंट है। आप यहाँ पे नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है? अच्छा बच्चे, सेम वर्किंग अगर हम करें ना तो इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए भी सेम वर्किंग बनती है। तो उसकी मैं वर्किंग सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखने लगा हूं। अब आप लोगों ने खुद करनी है उसकी वर्किंग। इंटरेस्ट रिसीवेबल रेड से इस वजह से लिख रहा हूं कि ये वर्किंग मैंने नहीं करके दी, आप लोगों ने खुद से कर लेनी है। उसकी भी वर्किंग सेम इसी पैटर्न पे इसी तरह से होगी। क्या बच्चे? इंटरेस्ट रिसीव या इंटरेस्ट इनकम लिख लेते हैं आप। इंटरेस्ट इनकम, ये अकाउंटिंग के लिहाज से, वो ऊपर टैक्स के लिहाज से। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे कर लेंगे आप लोग, या मैं कर दूं? मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से रिस्पॉन्स देना। बिल्कुल सही, सेम यही कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं उसके। हाँ मैं लेजर बना के दे सकता हूँ, मैं लेजर बना देता हूँ आपको, आप बिल्कुल कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह से कर लेंगे। मैं उसका लेजर बना देता हूँ। ये देखिए, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अच्छा बच्चे, 1 जनवरी 2017 ओपनिंग बैलेंस बता दीजिएगा मुझे। बताए बच्चे? राबिया बच्चे बताओ जल्दी से, अगर आप क्लास में मौजूद हो तो बताओ क्या बैलेंस होगा इसका? 150 सर। 150। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही होगा जी, 150। शाबाश, 150। अच्छा अब बच्चे, 30 मार्च 2017 को इंटरेस्ट की इनकम बन गई है शेफ साहब की, सूद की इनकम। कितनी अमाउंट से बनी? 3 मंथ है ना, तो बचे 4000 की अमाउंट थी। परसेंटेज चेक कर लेते हैं, मुझे वो जहन से निकल गई ये परसेंटेज। 15% है सर। जी ये थी बचे 4000, 15%। ठीक है, 4000, 15% और साथ ही साथ 3/12, 150। अच्छा बच्चे, इसको अमाउंट रिसीव भी हो गई है। कब रिसीव हुई है? 30 मार्च 2017 को बैंक के थ्रू शेफ को सूद की अमाउंट रिसीव भी हो गई। कितने से बचे? 300। फिर उसके बाद अगेन 30 सितंबर 2017 आपने कैलकुलेट करके मुझे अमाउंट बतानी है। अमाउंट मैं नहीं बताऊंगा, अमाउंट आप बताएंगे। दोबारा कैलकुलेट करें तहजीब साहब, दोबारा कैलकुलेट करें। 300। 6/12 के साथ। जी आफाक साहब ने 300 बताई है, शाबाश, बिल्कुल सही, 300 अमाउंट है बच्चे। ये देखे मैंने वर्किंग भी कर दी है। और इसी दिन शेफ साहब को इसके पैसे भी मिल गए हैं। तो बैंक में पैसे कितने रिसीव हो गए उनको? 300। अच्छा फिर बचे 3 माह की अक्रूवल, 31 दिसंबर 2017 इंटरेस्ट इनकम है 150।
बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। इसका टोटल कर लीजिएगा। अब बचे 31 दिसंबर 2017 कैरिड डाउन बैलेंस, क्या फिगर बच जाएगी? 150। शाबाश, अब समझ आ गई बच्चे बात की। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टैक्स वाला कहता है जब पैसे रिसीव हो जाएंगे तब वो इनकम बन जाएगी, तो टैक्स की इनकम कितनी है? टैक्स के लिहाज से इनकम कितनी अमाउंट की बन रही है बच्चे? शाबाश, 600 से। और अकाउंटिंग की अक्रूवल बेस वो भी 600। लेकिन अभी भी स्टिल फर्क है। फर्क क्या है? टैक्स वाला 150 को नहीं मानता, अकाउंटिंग वाले ने अपनी किताबों में 150 रुपए लिखे हुए हैं। वो पिछले सालों से फर्क चलता आ रहा है, वो हम डेफर टैक्स की तो सर कंप्यूटेशन ये के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे ये आपने वर्किंग कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट कौन सा? प्रोविजन फॉर वारंटी। जी बच्चे, प्रोविजन फॉर जी वारंटी एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितने का फर्दर रिकॉर्ड किया? गिवन है, आप फिगर बताइएगा मुझे। ड्यूरिंग द ईयर शेफ हैड पेड आउट 500 इन वारंटी क्लेम्स एंड प्रोवाइडेड अ फर्दर रुपीज 2000। प्रोवाइडेड का मतलब क्या? प्रोविजन रिकॉर्ड की। प्रोविजन एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड किया? शाबाश, 2000 से। और बचे वारंटी पेड। वारंटी की पेमेंट कितने से हो रही है बच्चे? 500 से। तो वारंटी पेड एडमिसिबल एक्सपेंस और वारंटी के प्रोविजन इनएडमिसिबल एक्सपेंस। रूल याद है ना आप लोगों को? मैंने लिखवाया हुआ है आप लोगों को। जी ठीक हो गया जी बच्चे। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। अब 17,800 डेवलपमेंट कॉस्ट है। अकाउंटिंग वाले ने इसे अपना एसेट बनाया हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए शामिल ही नहीं किया। टैक्स वाला कहता है मेरे मुताबिक ये सारा खर्चा है, तो टैक्स वाले के मुताबिक अगर खर्चा है, शाबाश, सारे का सारा लेस कर दें। राबिया जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे, खर्चा है बच्चे, एडमिसिबल एक्सपेंस है टैक्स के लिहाज से, तो माइनस करेंगे, तहजीब माइनस करेंगे 17,800। जी बच्चे, टैक्स आपको सर कह रहा है कि ये मेरे मुताबिक एक्सपेंस है, सारे का सारा अलाउ करवा दो, माइनस कर दिया हमने सारे का सारा। जी बच्चे, जी बच्चे। सर अगर उसने कैपिटलाइज किया तो उसकी अमोर्टाइजेशन भी तो होगी, उसे ऐड बैक नहीं करेंगे? जी अमोर्टाइजेशन के लिए ना हमें अकाउंटिंग वाले को रूल बताना चाहिए कि वो अमोर्टाइजेशन 10 साल पे कर रहा है, 5 साल पे कर रहा है। उसने हमें कोई फिगर नहीं दिया ऐसी, हम एग्जाम में बैठ के तो कोई असम्पशन नहीं ले सकते। ठीक है ना? तो हम कह देते हैं अभी उसने उसे कैपिटलाइज किया है, अभी वो उसकी कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब तक कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज ही नहीं हो सकती। तो IAS 38 जब हम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। सही है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने IAS 36 पढ़ा हुआ है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 पढ़ा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट। नहीं, 36 किसका है जी? इंपेयरमेंट लॉस का। शाबाश, इंटेंजिबल एसेट का तो 38 है। शाबाश। अच्छा जरा बात सुनना गौर से। IAS 36 के मुताबिक कुछ एसेट्स के ऊपर जो नॉन करंट एसेट होते हैं ना, उन पे हमें इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करना होता है। इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया जाता है जब कोई आपको इंडिकेटर मिले। वो इंडिकेटर एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। IAS 36 कहता है 3 तरह के एसेट्स, आपको कोई इंडिकेटर मिले या ना मिले, आपने उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी। बाकी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब हमें कोई इंडिकेटर नजर आ रहा होता है। लेकिन 3 तरह के एसेट्स ऐसे हैं जिनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हमें करनी ही करनी है।
चाहे कोई इंडिकेटर हमें नजर आए या ना आए। ठीक हो गया जी बच्चे। उनमें से एक एसेट वो होता है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, डेवलपमेंट फेज में है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी डेवलपमेंट फेज में, आपने उस पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी ही करनी। ठीक है ना बच्चे। तो वो आपने IAS 36 में ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ हो। चले बहरहाल, वैसे उसका जिक्र हुआ तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बता दी। ठीक है जी बच्चे। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये भी बात हो गई। अब लास्ट वन बचे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का। मुझे बताइएगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का हम क्या करेंगे, जल्दी से बताइएगा। सिंपल है, एड बैक करेंगे। शाबाश। अब बच्चे आपने इसका टोटल करके मुझे बताना है, जल्दी से बताइएगा, फिर नेक्स्ट स्क्रीन में ओपन कर दूंगा, उसका टोटल कर लीजिएगा। जी नेक्स्ट, मुझे बच्चों ने आंसर बताया 154,500। दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चे। बच्चे कह रहे हैं कुछ गलती हो रही है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं भी कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 175,000। जी बच्चे 218 है, बिल्कुल सही बताया, 218। अच्छा जी नेक्स्ट, ये भी देख लीजिएगा। -24,700 -2,000 600 500 17800 172,500। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, 172,500। जी बच्चे, करंट टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, बिल्कुल ठीक हो गया, एट द रेट ऑफ 51750 51750, बिल्कुल ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब आप लोगों को बच्चे बात क्लियर हो गई, करंट टैक्स की कंप्यूटेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमें डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। रिक्वायरमेंट्स तो वही है सारी की सारी, बी रिक्वायरमेंट। बच्चे क्या कैलकुलेट करना है, डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के लिए बच्चे फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, नेक्स्ट बच्चे टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और लास्ट पे बच्चे डेफर्ड टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। अच्छा बच्चे, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर। अच्छा बच्चे, अब फिर हमें क्लोजिंग बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे। शेफ के केस में कितने क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये देखिएगा, ये मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये कैरिंग अमाउंट 35,000 जी, कैरिंग अमाउंट 35,000, इसमें से माइनस कीजिएगा डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर की है, करंट ईयर की 18,500, लेस करके बच्चे मुझे कैरिंग अमाउंट की फिगर बताइएगा जल्दी से। सर 16,500। 16,500 कैरिंग अमाउंट आ गई बच्चे।
इसी तरह से 29,000 टैक्स बेस की अमाउंट है बच्चे। ये फिगर प्रीवियस क्वेश्चन की, ये बैलेंसिंग फिगर ये मैंने ली हुई। इस 29,000 में से करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन 24,500 सॉरी 700 4,300 बच्चों ने मुझे बता दी है जी। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लीजिएगा, 16,500 माइनस 12,000 4,300 जी ठीक हो गया जी 12,200। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल, टैक्सेबल सर। शाबाश। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 12,200, रेट अप्लाई कीजिएगा 30%, 3,660। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के अगेंस्ट बच्चे डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट, लायबिलिटी सर। शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया जी शिराज साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये भी कर लिया बच्चे आपने। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट पेबल, क्लोजिंग बैलेंस बच्चे कितना फाइंड आउट किया था आपने? टैक्स बेस की अमाउंट, टैक्स वाला अक्रूवल सिस्टम को एग्री करता है, मानता है, कंफ्लिक्ट आ गया, अगर कंफ्लिक्ट आ जाए टैक्स बेस 0, डिफरेंस बचे 500, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ग्रेटर देन टैक्स बेस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी बच्चे 500, इस पे 30% रेट अप्लाई किया 150, डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इसका लेजर हमने भी बनाया था, ये आपके सामने बिल्कुल ये सामने 150 ये फिगर है 150, टैक्स बेस 0 क्योंकि टैक्स वाला कैश सिस्टम पे कैश सिस्टम को फॉलो कर रहा है, अक्रूवल सिस्टम पे एग्री नहीं करता, कंफ्लिक्ट आ गया 150 माइनस 0। ठीक है जी बच्चे, डिफरेंस क्या है 150 जी बच्चे 45। अब ये बात सुनिए गौर से, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस, एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 150, इस पे टैक्स रेट अप्लाई किया 30%, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एग्री बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है बच्चे? 17,800। एसेट बनाया हुआ है ना, कैपिटलाइज किया हुआ है हमने, टैक्स वाले ने तो उसको एक्सपेंस कर दिया, टैक्स वाले का एसेट तो 0 है, उसका तो एसेट ही कोई नहीं है, बताए ना, उसने तो सारे का सारा ही एक्सपेंस आउट कर दिया, तो क्या उसके एसेट की कोई वैल्यू होगी? नहीं, 0 हो जाएगी। तो ये फिगर बचे 17,800। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 5340 बच्चे, डिफरेंस डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी, शाबाश लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। अब मुझे बताना है फर्दर और कोई फिगर रह तो नहीं गई हमारी? जी जी शाबाश, प्रोविजन फॉर वारंटी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। प्रोविजन फॉर वारंटी का ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन फॉर वारंटी का ओपनिंग बैलेंस है बच्चे 1200। जल्दी से इसका अकाउंट बना के मुझे प्रोविजन फॉर वारंटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करके बताएं। मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइएगा, मैं आपको शो बाद में करता हूं। जी मुझे काफी बच्चों ने बता दिया है, मैं ये स्क्रीन आपके सामने शो करने वाला हूँ, बताइएगा बच्चे। ओपनिंग बैलेंस हमने ये फिगर 1200 की फिगर बच्चे फाइंड आउट कर दी, ये देखिएगा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस 500 का, ये हमने बच्चे ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस चार्ज किया, सॉरी बैंक में पेमेंट की 500 की,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000, ये देखिएगा क्लियर। प्रोवाइड फॉर की इंफॉर्मेशन है बच्चे, प्रोवाइड फॉर है 2000, बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है 500 की। तो बच्चे क्लोजिंग बैलेंस की फिगर 3200 माइनस 500 2700। टैक्स बेस 0, 2700। लायबिलिटी की अमाउंट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस 810। एसेट बच्चे बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश। जल्दी से बच्चे अब फिगर बता दीजिएगा। 8085 जी बच्चे। सेकंड रिक्वायरमेंट भी सॉल्व कर ली हम लोगों ने। किसी बच्चे को सेकंड रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम? अब बच्चे थर्ड वन रिक्वायरमेंट है जी हमारी। हम रिक्वायरमेंट में क्या बनाने वाले? मूवमेंट बनाने वाले हैं डेफर्ड टैक्स की। सबसे पहले बच्चे ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज फॉर द ईयर, और लास्ट वन बच्चे क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले बच्चे मुझे बताइएगा ओपनिंग बैलेंस की फिगर। आपके सामने मैंने मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट ओपन कर दिया, सभी लोग मुझे बताएं। 1335। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। शान से बच्चे आपको समझ में आई है? साजिद अली, तैयब जी, एहसन, अली हसन, कंवर, बच्चे सबको क्लियर है? ठीक होगा जी बच्चे, शाबाश, बिल्कुल सही होगा जी। अच्छा बच्चे जी, अच्छा बच्चे ओपनिंग बैलेंस आपने मुझे बता दिया 1335। क्लोजिंग बैलेंस, इसकी फिगर आपने फाइंड आउट की है बच्चे भी, अभी बताइए आपने। ये 8085 ये क्लोजिंग बैलेंस है, और चार्ज फॉर द ईयर ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होती है। सिक्स 750। 6750 ठीक हो गया जी, शाबाश। इसके बाद बच्चे डी रिक्वायरमेंट, आपको टैक्स एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। अब मैं पूरी मूवमेंट बना रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 175,000 क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करना है बच्चे आपको टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में बच्चे सबसे पहले करंट टैक्स, फिगर बताइएगा मुझे करंट टैक्स की, साथ ही साथ बच्चे डेफर्ड टैक्स। $51,750। जी बच्चे, टोटल एक्सपेंस की फिगर कितनी बन रही है बच्चे? 58500। 58500 बच्चे। 175,000 में से 58500 लेस कीजिएगा बच्चे। सर 116500। मुजम्मिल कैलकुलेशन कर रहे हो साथ साथ आप? जी 116,500। 116,500
ये बच्चे आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर है। अच्छा बच्चे एक काम कीजिएगा जरा, 175,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर है, इस पे टैक्स का रेट 30% अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताएं टैक्स कितनी बनती है। 52,500 कैलकुलेट करके बताओ बच्चे। 52,500 तहजीबुर रहमान साहब ने बताई है जी। जी हफ्सा बच्चे बिल्कुल ठीक। तो बताओ बच्चे क्या ये हमारे टैक्स एक्सपेंस के साथ एग्री कर रही है ये इंफॉर्मेशन? नहीं कर रही। तो बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन बनानी पड़ेगी। शाबाश, टैक्स रिकॉन्सिलिएशन। तो बच्चे हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्स रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा बच्चे टैक्स रिकॉन्सिलिएशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर लिखते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर है बच्चे 175,000। फिर उसके बाद बच्चे टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट एट द रेट ऑफ या एट एप्लीकेबल टैक्स रेट एट 30%। आपने मुझे फिगर बताई है 52,500, ऐसा ही है ना, ये रुपीस में हम फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा बच्चे उसके बाद परमानेंट डिफरेंस। जी शाबाश, परमानेंट डिफरेंस किसका है बच्चे, 20,000 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का। इस पे रेट क्या अप्लाई होगा, 30%। कैलकुलेट कर दें बच्चे 6,000, ये आपने ऐड कर देना, ये ऐड कर देना। जी बच्चे टैक्स एक्सपेंस की फिगर है ये टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट बननी चाहिए बच्चे 58,500। 58,500। अच्छा अब दूसरा बच्चे इफेक्टिव टैक्स रेट बच्चे कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव टैक्स रेट ये परसेंटेज में होता है बच्चे। सबसे पहले इस पे जो परसेंटेज अप्लाई किया वो 30 है। जी ठीक हो गया अलीशेर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बच्चे अब जरा कैलकुलेशन समझिएगा। 6,000 जो ये फिगर है इसको आपने डिवाइड करना है अकाउंटिंग प्रॉफिट से 125,000 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। मुझे बता दीजिएगा बच्चे, 3.42, इसको भी ऐड कर दीजिएगा। ये इफेक्टिव टैक्स का रेट होगा 33.42%। अब ये 175,000 पे अगर आप 33.42% डायरेक्ट अप्लाई कर तो बच्चे ये आपका टैक्स एक्सपेंस की फिगर 58 बन जाएगी। जी शेराज बच्चे अकाउंटिंग प्रॉफिट ये प्रॉफिट फिगर ये 25 लिख दिया मैंने गलती से, ये 75 लिखना था। 175,000 ये अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर है। टैक्स की अमाउंट डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो टैक्स की अमाउंट बनेगी उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाइएगा। अगर एक फिगर गिवन हो तो हमने एक फिगर पे लिया, अगर एक से ज्यादा होंगी तो हर फिगर के साथ हम इसी तरह का सलूक करेंगे। जी बच्चे मुझे बताइएगा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? सर जी जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। सर ये जो हमने अभी, ठीक है सर, पता चल गया मेरी गलती। ठीक हो गया, जज़ाक।
मुजम्मिल साहब बड़ी लेट आपने रिस्पॉन्स दिया है। क्वेश्चन समझ में आया पूरी तरह से? जी ठीक हो गया। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये बड़ा एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन था। अच्छा बच्चे, अब जो अगला क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ ज्यादा काम मेरा नहीं है, आप लोगों का ज्यादा काम। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए वो क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन गिवन होगी, बाकी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन सीक्वेंस में। आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है शेप 3 के क्वेश्चन में, मींस टू से इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है, आपने वही डेटा यूज करना है, बट टैक्स का रेट 34% लीजिएगा। टैक्स का रेट क्या अप्लाई करना है? 34%। अब मैं आपके साथ वर्किंग करूंगा, ठीक है जी बच्चे। टैक्स का रेट हमने क्या यूज करना है? 34%। मैं पेज नया ओपन कर लेता हूं और ये इस पेज पे साथ साथ इंफॉर्मेशन यूज करता जाऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए बच्चे, ठीक है जी बच्चे। अगर लेट्स सपोज मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी करता हूं यहां से, जी मैं बच्चे ये क्वेश्चन उससे पहले खत्म हो जाएगा, इसमें कोई बात समझाने वाली नहीं है सवाए एक बात के। ये देखिएगा, ये एज इट इज वही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ क्या है, टैक्स का रेट 30% आपने यूज नहीं करना, टैक्स का रेट 34% लेना है आपने बच्चे। तो ये रेट 34% होगा। 58650 हो जाएगा सर। जी बच्चे ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है 58650, बाकी कुछ भी नहीं था। इंफॉर्मेशन वही अज्यूम कीजिएगा, बट आपने टैक्स का रेट 34% अप्लाई करना। तो मैंने टैक्स का रेट 34%। आपने अभी क्या करना है, आपने करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, ये फिगर है आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर, टैक्सेबल प्रॉफिट पे बच्चे आपने टैक्स का रेट अप्लाई करना है 34%। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी सॉल्व। अब बच्चे सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट भी बच्चे इसी तरह से। जी बच्चे बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे, एक्सीलेंट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं। ये देखिएगा, ये मैंने आपके सामने ये इंफॉर्मेशन कॉपी की, ये आपके सामने। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट वे यूज कर ले। शॉर्टकट वे क्या, अभी फिल वक्त हम ये यूज कर लेते हैं। आप इसका टोटल कीजिएगा, टू 6950। इस पे बच्चे अगर टैक्स का रेट हम अप्लाई करें 30%, तो मुझे बताइएगा ये फिगर बन रही है 8085। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश, बिल्कुल सही। और अगर हम 34% रेट अप्लाई करेंगे तो फिगर चेंज हो जाएगी। तो 9163। यहाँ पे डायरेक्ट 26950 पे डायरेक्ट रेट अप्लाई करने लगा हूं बच्चे 34%। तो 34% रेट अप्लाई किया तो ये फिगर 9165 आप लोग मुझे बता रहे हैं सभी लोग मुझे। तो अब आपने ये फिगर्स क्या करना है, ये इरेज करके अब आपने रेट 34% अप्लाई करके इस क्वेश्चन को पूरे का पूरा फुल फ्लैज सॉल्व कर लेना है। और रेट क्या यूज करना है, रेट आपने यूज करना है बच्चे 34% रेट यूज कर लेंगे ना, आपका होमवर्क है ये। सर डेट पीरियड आपने 30% इस्तेमाल किया। जी 34% क्वेश्चन में गिवन है, ये क्यों चेंज किया ये भी हमें समझ आने वाली है बात। अगली रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे बात क्लियर होती जाएगी। अच्छा ये भी हो गया। अब बच्चे नेक्स्ट हमें बनानी है इसकी मूवमेंट। अब यहां से हमें थोड़ी सी वर्किंग खुद करनी पड़ेगी। अब यहां से मुझे थोड़ा सा काम मुझे भी करना पड़ेगा। जी बच्चे
अब ये मैं इरेज करता हूं और इस बात को आपको समझाने वाला हूं, जरा तवज्जो करना है, आप लोगों ने बात को समझना है कि ओपनिंग बैलेंस है बच्चे, ओपनिंग बैलेंस तो कैलकुलेट हुआ है 30% पे, बट जो क्लोजिंग बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है वो फिगर है 9165, और कीजिएगा ये रेट है 34%। ये क्या बात हुई? आप एक ऐसी मूवमेंट बनाने वाले हैं, सॉरी 9163, आप मुझे बता रहे हैं 9163 मूवमेंट बना रहे हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस 30% पे है और क्लोजिंग बैलेंस 34% पे है। हमें क्या करना पड़ेगा, अब ओपनिंग बैलेंस को रिवाइज्ड करना पड़ेगा, रिवाइज्ड ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, और ये रिवाइज्ड ओपनिंग बैलेंस भी हमें कैलकुलेट किस रेट पे करना है, 34% पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब है मैं 1513 4% इसमें अभी बैलेंस में ये फिगर ऐड करनी पड़ेगी। 4% कैसे ऐड करेंगे, 1335, ये 30% पे कैलकुलेट किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4% के साथ, तो ये फिगर 178 ऐड हो गई। अच्छा, अब आप मेरे सर से अगर सवाल पूछ डायरेक्ट रहे ही हैं, सर सर 34% से मल्टीप्लाई कर दें तो वो फिगर नहीं आ जाएगी टोटल? जी बिल्कुल, तब भी आ जाएगी, बिल्कुल सही है, लेकिन आपने ये फिगर यूज कर, ये कैलकुलेट अलहदा से करनी जरूर है, क्योंकि मैंने इसी फिगर को टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन में एज इट इज इस्तेमाल कर देना। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन में आपसे फिगर सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। मुझे ये फिगर टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन में भी लेके जानी है, क्योंकि ये भी रिकॉन्साइलिंग आइटम है। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहूंगा कि आपने ये फिगर अलहदा से वर्कआउट कर देनी, आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन में, क्योंकि टैक्स की रिकॉन्सिलिएशन में आपको तरतीब समझ में नहीं आएगी मैं कैलकुलेट कैसे करूं। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब आपने फिगर कैलकुलेट की 1513। अच्छा, मैं जो बात बताने वाला था गौर से सुनिएगा। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज टैक्स का रेट 30% था, टैक्स का रेट कम हो जाता है, 30% से 28% हो जाता है, उस सिचुएशन में ये डिक्रीज हो जाएगी अमाउंट, और अगर टैक्स का रेट बढ़ता है तो ये अमाउंट बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इस बात का आपने ख्याल रखना। अच्छा जी बच्चे, ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। प्रॉफिट एंड लॉस चार्ज फॉर द ईयर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर। 7650 मूवमेंट क्लियर हुई बच्चे? अच्छा बच्चे, अब यहां पे बच्चे गलती कर जाते हैं बच्चे, प्रॉफिट जी ठीक हो गया जी, हम इसका फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं, टाइम शॉर्ट है आपका, आपकी अगली क्लास भी शुरू होने वाली है, मैं कॉपी कर। जी जी बच्चे, मुझे फिगर बताइएगा, करंट टैक्स की फिगर। फाइव 8650। अच्छा, अब डेफर टैक्स की फिगर में गलती ना हो जाए आपसे, दोनों फिगर्स को सम करना है, ये 178 भी, ये 765 भी, टोटल इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये ओपनिंग की वजह से इफेक्ट आ गया और ये चार्ज फॉर द ईयर बन गया, 178 7650। सर ये 7650 में सर 178 इंक्लूडेड तो है, क्योंकि हमने 1513 लेस किया है सर क्लोजिंग बैलेंस में से। अगर आप 9163 में से डायरेक्ट 1335 लेस करें तो क्या फिगर बनती है, कैलकुलेट करके बताएं मुझे।
सर आफाक 7828 91 जी 7828 वो फिगर बन रही है। आपने क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग फिगर आपने 9163 लिखनी है, और जो चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ये फिगर भी, और जो ओपनिंग की वजह से रिवाइज हुई है फिगर वो भी, दोनों ऐड करके आपने लिखनी है बच्चे। अब टोटल बताइएगा बच्चे, टैक्स एक्सपेंस की टोटल फिगर। जी 66478 लेस करें 175,000 में से 108522 108522 ठीक हो गया जी 522। और लास्ट वन बचे टैक्स रिकॉन्सिलिएशन। ठीक हो गया जी बच्चे। अब ये टैक्स का रेट हमें रिवाइज कैलकुलेट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर बच्चे 175,000, बट टैक्स का रेट है बच्चे 34%, फिगर 59,500। आप लोगों ने मुझे बताइए 175,000, इस पे टैक्स का रेट अप्लाई किया 34%, 59,500। अच्छा बच्चे परमानेंट डिफरेंस 20,000 का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टैक्स वाला इसको नहीं मानता, तो 20,000 पे बच्चे आपने टैक्स का रेट अप्लाई किया 34%, 6,800। अब बच्चे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिएगा गौर से। इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट इंक्रीज हो गया, तो हमने ओपनिंग बैलेंस रिवाइज किया। कितने से बच्चे ओपनिंग बैलेंस रिवाइज किया? 178। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का आपने इफेक्ट लेना है, 178। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इसका टोटल कीजिए। डबल 6,4,7,8। अब बच्चे अब जरा नोट कीजिएगा, क्या ये हमारे टैक्स एक्सपेंस के साथ एग्री कर रहा है ना? जी बच्चे ये बात भी अब आपको समझ में आ गई। अब बच्चे इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? 34%। जी 6,800 को बच्चे 175,000 से डिवाइड कीजिएगा, और मल्टीप्लाई से करना है बच्चे आपने 100 से। 3.89 और 88 सही होगा जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे 178 डिवाइडेड बाय 175,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.10। ये आपका टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट बच्चे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? बात सर समझ आ गई है आप लोगों को? चलिए ठीक हो गया जी बच्चे। अब अपना होमवर्क नोट कीजिएगा बच्चे।
बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, इसके साथ नोट करें, इसके साथ लिख ले, IFRS 16 प्लस IAS 12, IFRS 16 प्लस IAS 12। जी बच्चे मैं भूल जाता हूं, मैंने चेक ही नहीं किया कि मेरे पास वो अवेलेबल है या नहीं। मैं इंशाल्लाह चेक करके आप लोगों को जरूर सेंड करूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्लास में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी ये करवाया था बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 वकार लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 10 वकार लिमिटेड का क्वेश्चन, ये भी बच्चे आपका होमवर्क है। इसके साथ बच्चे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, पास पेपर का क्वेश्चन, ठीक है जी बच्चे, वो भी आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।